हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारा आधार जो होता है और हमारे जो वोटर आईडी होता है, उससे उसको लिंक करना करके सरकार जो है किस तरह के कदम उठाने को सोच रही है। और लोकसभा में हाल ही में अभी जो है ये एक बिल पास भी की है। लोकसभा से पास हो चुका है ये। तो जो विंटर सेशन होता है लोकसभा का, जैसे समर सेशन और विंटर सेशन होता है, तो उसमें विंटर सेशन में पास हो चुका है ये। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ये लिंक करना, अगर हम आधार को वोटर आईडी से लिंक करना चाहें, कि बेसिकली आप ये इस तरह से इसको समझिए कि जैसे आपकी जो वोटर आईडी होती है, जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो वोटिंग के लिए आप जब आपसे आपके पास जो वोटर कार्ड होता है, जो कि आइडेंटिटी होती है आपकी, कि जिससे आप वोट दे सकते हैं, उसको, और आपका जो आधार होता है, जो कि आपका जिसको आईडी कहते हैं आपकी, जिसमें आपका सारा एड्रेस प्रूफ और सारी चीजें जिसमें होती हैं, तो जब हम इन दोनों को लिंक कर देंगे तो क्या ये, अगर एक इलेक्टोरल सिस्टम के लिए देखा जाए, अगर ये इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के लिए देखा जाए, तो क्या ये सही है? तो आज हम लोग इसी बात पर देखेंगे। तो आज एडिटोरियल स्पेशल की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें ये वीडियो पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च किया था, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूं आपको। टिस्का एकेडमी पे आपको स्वागत है। बहुत माफी चाहूंगा कि बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है, पर कोई बात नहीं, हम भी कई कामों में इन्वॉल्व थे, इस वजह से हमें भी लेट हो गया। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको आखिर लाया किसने। तो देखिए, किरण चंद्रा यार लागड्डा और श्रीनिवास कोडाली, ये जो दो लोग हैं, इन्होंने इसको द हिंदू में पब्लिश किया है, जिसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज। इनके व्यू को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिकली हमारा कोई व्यू नहीं है, ये इन्हीं का व्यू है, और हम इसको, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको समझाया है। और ये लोग क्वालिफाइड लोग हैं। किरण चंद्रा जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के, FSMI, और श्रीनिवास कोडली FSMI यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्चर हैं। वो वहीं पे रिसर्च करते हैं। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस को एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्शन लॉज होते हैं, एक मिनट, जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल बनाया गया था 2021 में, अभी हाल ही में इसको, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी विंटर सेशन में पार्लियामेंट के इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है, और ये लोकसभा में पास हो चुका है। इसमें क्या किया गया है कि अमेंडमेंट किया गया है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है, जो कि यूपीएससी में आपका एथिक्स के पेपर के सिलेबस में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो उसमें उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं। ये एक स्टेप आगे सरकार ने को बढ़ने की कोशिश की है, जो ऑनलाइन बेस्ड रिमोट ई वोटिंग होती है। जैसे रिमोट बाहर के एरिया में, जहां पे एक तरह से समझ लीजिए कि ऑनलाइन वोटिंग होती है, ई वोटिंग उसी का नाम है। तो उसमें जैसे आजकल हर क्लास ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसी तरह से जिस तरह से ऑनलाइन आप वोट दे सकते हैं घर बैठे बैठे, तो उस तरह के प्रोसेस को एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए सरकार ने इलेक्शन लॉज में कुछ अमेंडमेंट किए हैं और लोकसभा में इसको पास भी कर लिया। हालांकि अभी पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लोकसभा में ही पास हुआ है। लेकिन ये इसमें जो ई वोटिंग का इन प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, इसमें जो आधार होता है वो वोटर्स की ये एक प्राइमरी आइडेंटिटी बन जाए। मतलब आधार ही वोटर्स की प्राइमरी आइडेंटिटी बन जाए, क्योंकि जब आधार और वोटर आईडी दोनों आपस में, जब आधार को हम वोटर आईडी से लिंक कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। और तो आधार ही आपका जो है प्राइमरी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि आधार को जब लिंक किया जाएगा वोटर आईडी से, तो यही एक प्राइमरी स्टेप है जिससे कि एक बायोमेट्रिक डिपेंडेंट वोटिंग सिस्टम बने। शुरू से ही सरकार ने इसको स्टेप लिया है कि प्राइमरी स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, जिससे कि एक बायोमेट्रिक डिपेंडेंट वोटिंग सिस्टम एक बन जाए, कि मतलब जिससे कि, और इसका सरकार ऐसा बेसिकली इसलिए कर रही है जिससे कि जो फ्रॉड और डुप्लीकेट जो वोट्स पड़ जाते हैं इलेक्टोरल रोल्स का, उसको रोकने के लिए सरकार ये क्लेम कर रही है कि हम इस लॉ को ला रहे हैं, जिससे कि इसमें जितने भी फ्रॉड होते हैं, जैसे कि जो एक ही नाम पे कई वोट पड़ते हैं, तमाम केसेस भी आते रहते हैं, फ्रॉड्स वगैरह तो होते रहते हैं। तो उस चीज को कहीं ना कहीं सरकार जो है काफी हद तक इसको मतलब एनालिसिस करने की कोशिश कर रही है, और इसी के लिए बायोमेट्रिक डिपेंडेंट वोटिंग सिस्टम है। क्योंकि जो हमारा वोटर आईडी होता है वो बायोमेट्रिक नहीं होता है,
तो लेकिन जो हमारा आधार है वो बायोमेट्रिक होता है, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके जो रेटिनल स्कैनिंग होती है, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस वजह से सरकार ने इसको दिखाया है कि हम एक फ्रॉड और डुप्लीकेलिटीज को रोकने के लिए हम एक सेफ इलेक्शन सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए इस तरह की सरकार स्टेप ले रही है। अब चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सरकार तो ये बात बोल ही रही है, लेकिन उसी समय पे कई जगह ऐसे भी हैं जहां पे इलेक्टर्स की फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी इलेक्टर्स ईपीआईसी डेटा जो होता है, जिसमें सर्विलांस डेटाबेस है, ये इसमें इस तरह की भी छेड़छाड़ देखने को मिली है जिसमें वोटर्स को उनकी लिस्ट से हटाया गया है। अब इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्या है एक्चुअल में, जो मैं आपको लाइन बता रहा हूं, ये बहुत ही गंभीर है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब आपके एरिया से हटा दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ए एरिया है, वहां से आप वोट दे रहे हैं, वहां पे आप जा रहे हैं और आपका यहाँ पे आप यहीं रहते हैं, आपका घर यहीं पे, और आपको यहीं पे वोट देना है, और आपका कोई पड़ोसी है या कोई भी मान लीजिए आपके एरिया का है जो कि अभी जो है इलेक्शन में उतरा है, उसने नॉमिनेशन भरा है और वो भी चुनाव लड़ने वाला है, और उससे आपकी नहीं बनती है। तो वो चाहेगा कि वो जानता है कि जब भी आप वोट देने जाएंगे तो या आपके परिवार के लोग जाएंगे या आपके दोस्त आ जाएंगे, मान लीजिए आपके परिवार और आपके दोस्तों को मिलाकर टोटल 26 लोग हैं आपके एरिया में, तो वो लोग भी वोट इसको नहीं देंगे। तो ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कि आपके रेडियस में आते हैं, जो आपके रेडियस में आते हैं उसको वो डिलीट कर दे, उसको हटा दे वोटिंग सिस्टम से, जिससे कि आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको कोई ना कोई कमी दिखा के कि आपके वोटर कार्ड में ये नहीं है या आपका इस वार्ड से आप नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कई जगहों पे कि ये लोग वार्ड नंबर ही चेंज कर देते हैं। जैसे वार्ड नंबर 18 अगर आपका है तो आपको डाल देंगे ये लोग वार्ड नंबर 19 में, और आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर मेरा जो वार्ड नंबर 18 था और सब लोग मेरे अगल बगल के लोग वार्ड नंबर 18 में दे रहे, तो मैं वार्ड नंबर 19 में क्यों दूंगा वोट। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है लोगों के साथ, और ऐसा लोग करते हैं अक्सर। खासतौर पर तब देखने को मिला है जिसको पता होता है कि वो आप उसको तो वोट नहीं देने वाले हैं, तो वो बंदा पहले से ही अपनी सेटिंग कर लेता है, और वो क्या करता है कि इस तरह से आपको जो है कभी वार्ड नंबर चेंज कर देगा, कभी आपको जो है आपका नाम ही हटा देगा, कोई ना कोई गलती दिखा देगा, और आप उसको प्रूफ करते रहें। जितने देर में आप उसको प्रूफ करेंगे कि ये चीज सही है, आप एकदम लगे रहेंगे, आपकी तो सुनवाई नहीं होगी। पहले नंबर बात है कि क्योंकि वहां पे जितने भी लोग बैठे रहते हैं अक्सर इसी के बंदे होते हैं, और अगर गलती से उसके मतलब अपोजिशन के बजाय उसके किसी आदमी के पास चलेगा तो आपको, क्योंकि आपको तो नहीं पता भाई, आप तो इलेक्शन में आप तो वोटर हैं, तो आप तो सिर्फ वोट देने जाएंगे। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस तरह की चीजें भी हो रही हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, और आप परेशानी के अलावा आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप इस चीज को प्रूफ करेंगे कि ये चीज ऐसी हुई थी, तब तक वोट हो जाएगा, और वो बंदा आपके एरिया में मेयर बन सकता है, वो बंदा आपके एरिया में जो है बीडीसी बन सकता है, या क्षेत्र पंचायत सदस्य बन सकता है, जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, तो वो बन जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, ये आमतौर पर देखी जाती हैं, और यूपी बिहार में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात हो रही है तेलंगाना की। तो 2018 में ये एग्जाम्पल सेट हुआ है, अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। 2018 में क्या हुआ, तेलंगाना असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। इसमें इस तरह का मेजर देखने को मिला है जिसमें कि करीब एक दो नहीं बल्कि 2 मिलियन, यानी कि करीब 20 लाख वोटर्स को काटा गया है, उनकी लिस्ट को काटा गया है। 20 लाख वोटर्स के लिस्ट के डेटा को डिलीट कर दिया गया, मतलब मिटा दिया गया, जो मैं आपको समझा रहा था अभी। अब देखिए, अब मैं आगे आपको और भी डेवलपमेंट बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके हमारे देखिएगा कि वीडियो कौन कौन सी आ रही हैं। हम इस समय लाइब्रेरी साइंस पे भी हमारे काफी वीडियो हैं, और साथ ही साथ जो है हम यूपीएससी की कंप्लीट कोर्स पे वीडियो अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का भी एक सीरीज चल रहा है। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये प्लेलिस्ट में, ये एडिटोरियल स्पेशल है, ये एडिटोरियल स्पेशल है का पार्ट 2 है, आपको पार्ट 1 भी दिख जाएगा। और ये आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिटरेरी सोर्सेज को हमने समझाया है। मौर्यन एम्पायर के बारे में ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है इस समय, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, तो सारे फ्री कंटेंट है यहाँ पे, तो आप वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे हम अब से कि कम रेगुलर हो और आपके उम्मीदों पे खरे उतरे, क्योंकि हमारा चैनल काफी पुराना है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं जिनके एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से चीजें ये पूरी चल रही हैं, जिससे आपको आपके सामने डेटा आ सके। तो देखिए 2014 में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2
एक पायलट प्रोग्राम जिसको कहते हैं, पायलट प्रोग्राम का मतलब जब भी कहीं आप ये वर्ड देखिए पायलट प्रोग्राम, तो मतलब ये काम इन्होंने ये चला रहे हैं जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए ये इनके अपने कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को काफी तेजी से कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए उसका नाम इन लोग पायलट प्रोग्राम रख देते हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2014 में क्या किया कि वोटर आईडी को, लोगों की वोटर आईडी को आधार के साथ लिंक करने की ये जो है 2 पायलट प्रोजेक्ट चलाए, और इसमें 2 इन्होंने जगह टारगेट किया, एक निजामाबाद था, दूसरा हैदराबाद था। अब इसमें क्या था, इनका टारगेट क्या था कि ये चाहते थे कि डुप्लीकेट जितने वोटर हैं, जिनके वोटर, डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब होता है कि कोई बंदा का वोटर ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उसका, ए रीजनल एरिया में भी उसका मतलब उसका वोटर कार्ड है, और बी कोई एरिया है उसमें भी, यानी कि उसका निजामाबाद में भी, उसका हैदराबाद में भी है। तो एक एग्जांपल तौर पर मैं समझा रहा हूं, 2 जगह से उसका होता है। तो इस तरह से जो डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस जो पायलट प्रोग्राम चलाया उसका एक का नाम रखा नेशनल कंसल्टेशन ऑन आधार एंड वोटर आइडेंटिटी लिंकिंग। ये ऑर्गेनाइज किया गया हैदराबाद में फरवरी 2015 में। देखिए इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल कंसल्टेशन ऑन आधार एंड वोटर आईडी लिंकिंग। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही बन के आ जाएगा कि नेशनल कंसल्टेशन NCAVI ये क्या है, इस तरह से करके आ जाएगा। तो इसमें नेशनल कंसल्टेशन ऑन वोटर आईडी लिंकिंग एक प्रोग्राम था, और इसके बारे में डिटेल कभी पूछ सकता है कि इसको कब चलाया गया था, इसका ईयर क्या था। इसमें ईयर में 2014 की 2015 कर देगा। जैसे उसमें क्वेश्चन आता है वन ओनली करके आता है, 1 मिनट, 1 ओनली और 1 and 2 करके आता है। तो उस तरह से जैसे 1 ओनली आता है, 1 and 2 आता है, तो इस तरह से आपको जो है ये चीजें जो है देख सकता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों का ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक प्रोग्राम जो था नेशनल कंसल्टेशन ऑन आधार वोटर आइडेंटिटी लिंकिंग। अब देखिए इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, नेशनल, जैसे ये दूसरा मैं आपको बता रहा हूं NERPAP, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, प्योरिफिकेशन करना है और ऑथेंटिकेशन यानी कि जो सच होता है, जो एकदम प्रूफ, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो आप तक ले आनी है। तो अप्रैल 1 2015 में सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोग्राम पायलट प्रोग्राम का नाम दिया था उसमें दिया था नेशनल कंसल्टेशन ऑन आधार वोटर आइडेंटिटी लिंकिंग, जो कि हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसके बाद नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम NERPAP जो अप्रैल 1 2015 को लॉन्च कर दिया, और जिसको इन्होंने कंप्लीट किया 31 अगस्त 2015 को कंप्लीट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया 11 अगस्त 2015 में NERP को शट डाउन कर दिया गया। देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन NERPAP प्रोग्राम जो 1 अप्रैल 2015 जो 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था 2015 में, ये चला 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक, जबकि 31 अगस्त तक चला, 31 अगस्त तक चला। तो ये 31 अगस्त तक चला, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था वो 11 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। तो अब आप खुद सोचिए कि अब 11 अगस्त को तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो 11 अगस्त को ये ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर भी 31 अगस्त तक ये चीजें चली। तो आप सोचिए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले आ गया, लेकिन खत्म हुआ ये बाद में, क्योंकि शुरू हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया, लेकिन क्योंकि देखिए तेलंगाना, उस समय एक और इशू था, तेलंगाना और आंध्रा जो था वो अर्ली अडॉप्टर थे, मतलब इस प्रोग्राम को पहले ही इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। कब? 2014 से ही। तो दोनों स्टेट जो हैं अभी लगभग कंप्लीट करने वाले थे, जितने भी उनके रेजिडेंट्स थे उनके डेटा को। अब उस समय देखिए, उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, उसमें अलग जस्ट होने वाला था, लेकिन जो एक चीजें होती हैं जो ग्राउंड पे कुछ चीजों को होने में थोड़ा समय लगता है, तो उस तरह से अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुआ था। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो अलग अलग हुआ, आंध्र तेलंगाना से 2014 में अलग हुआ था। तो उस समय लेकिन अलग हो गया था, लेकिन उस समय एक ही जो अब अलग, जब दो स्टेट, एक स्टेट में से दो अलग का दो भाग, एक स्टेट का, देखिए एक स्टेट है और उस एक अगर कोई स्टेट है उसका अगर हम दो भाग करते हैं, तो जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश का हुआ कि आंध्रा बन गया और तेलंगाना बना। तो जब इस तरह का चीज आंध्रा और तेलंगाना बना, तो जब इस तरह के स्टेट बन जाते हैं तो उसमें अभी बहुत सी चीजें होती हैं जो अभी देखने बाकी होती हैं। जैसे इसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर
जो सीईओ था तेलंगाना का, वो तेलंगाना में था, जबकि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का मैटर देख रहे थे। तो अब आंध्र जो बांटना था इसको स्टेट को, वो अभी प्रोसीजर चल रहा था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था 2015 तक, और उससे पहले ही सारी चीजें, सारा डेटा वगैरह क्रैक होना शुरू हो गया, डेटा वगैरह मिलना शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब हम आपको समझाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको मैटर समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से अभी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक चला वो, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को ऑर्डर दे दिया कि ये चीज को शट डाउन कर देना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये चल रहा था क्योंकि अभी 2 स्टेट थे, अर्ली अडॉप्टर थे लोग, 2014 से ही चला रहे थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो उन्होंने इसको कंप्लीट किया। अब इसमें डेटाबेस की इंटीग्रेशन की हम बात समझाते हैं। अब ये समझाते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये डेटाबेस इंटीग्रेशन क्या है। देखिए ये मेथोडोलॉजी जो है, ये इसमें क्या था, फाइंड कर इस मेथोडोलॉजी लाई गई थी, यानी कि ये सिस्टम लाया गया था जिससे कि डुप्लीकेट वोटर्स जो होते हैं, जो कि यूज कर रहे हैं आधार को, और वो जानते भी नहीं थे इस चीज, जो मतलब डुप्लीकेट, जो सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये प्रोग्राम चलाई थी, ये वोटर्स को पता तक नहीं था। मतलब ये अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक जो है इससे अनजान थी। पब्लिक को ये बात पता ही नहीं थी कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, पब्लिक ये बात को जानती ही नहीं थी। तो वो पब्लिक को देख तो ये बात जानती नहीं थी। दूसरा, इसको बहुत ही ज्यादा इसको दिखाया नहीं गया, इसका प्रचार नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं थी, ये काम सारा अंदर ही अंदर पेपर पे हो रहा था। अब इसमें कई एप्लीकेशन जो थे आरटीआई के, उसके बाद आरटीआई क्या है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस तेलंगाना में, जो कि जिसमें ये बताया गया कि इंफॉर्मेशन जो है ये बर्बाद की जा रही है। 2018 में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन इंडिया ने वापस सीईओस को लिखा और उनसे पूछा कि मेथोडोलॉजी यूज करने का, जो नेशनल इलेक्टोरल रोल ऑथेंटिफिकेशन, जो प्योरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम चल रहा था, उसके लिए कि आधार के जो डेटा कलेक्शन का चल रहा है, जो क्वेश्चन जब आरटीआई का आया उसके बाद, जिसमें आधार डेटा के कलेक्शन को लेके बिना वोटर्स के कंसल्टेंट के, देखिए 2018 में जब आरटीआई दाखिल हो गया, तो सीईओ को जब आरटीआई जब किसी ने दाखिल किया है तेलंगाना में कि भाई आखिर ये सब चीजें कैसे हुई वहां, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वापस उसको भेजा, जो सेंट्रल एजेंसी थी उसने वापस सीईओ को भेजा इसके बारे में पूछने के लिए कि कौन सी की जो मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज की है आधार डेटा कलेक्शन के लिए। वो क्वेश्चन के बाद उन्होंने कि आखिर उन्होंने बिना वोटर के जानकारी के कैसे किया ये काम। अब इसमें एक लेटर इन्होंने इशू किया नंबर 1471 इलेक्शन A1 20183 अप्रैल 25 2018 को। ये जो जैसे जब भी आरटीआई दाखिल किया था तो इस तरह का उसमें एक नंबर होता है स्पेशल, तो यही वो नंबर था। ये फ्रॉम द सीईओ आंध्र प्रदेश के, जहां उस समय तेलंगाना में था, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में था। तो उन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वापस लिखा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूछा कि आखिर कैसे वोटर के कंसेंट के बिना आपने ये काम किया, तो उन्होंने भी वापस उसको लिखा कि ये एकदम क्लियर है कि जो स्टेट रेजिडेंट डेटा हब एप्लीकेशन जो होता है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, वो यूज किया गया है इलेक्टोरल के पोल को जानने के लिए। मतलब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूछा कि आखिर कैसे आपने जो है बिना कंसेंट के वोटर के ये काम किया है, कैसे आपने ये काम कर लिया, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक स्टेट रेजिडेंट, हर मतलब स्टेट में स्टेट रेजिडेंट डेटा हब होता है SRDH, तो उस तक एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसको यूज किया इलेक्टोरल पोल को यूज करने में। अब यहां क्या हुआ, जो SRDH जो था, इसमें जो डेटा था रेजिडेंट का और स्टेट का, जो कि सप्लाई किया गया था UIDAI के द्वारा या कलेक्ट किया गया था फर्दर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। UIDAI ने इनिशियली क्या क्रिएट किया SRDH को, UIDAI ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार मतलब जिसे जो आधार को मतलब इशू करती है, उसने ये SRDH के डेटा को, जो रेजिडेंट्स के डेटा होते हैं स्टेट के, जो कि सप्लाई की इसको सप्लाई करने का डेटा काम करता है UIDAI, या कलेक्ट किया गया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें UIDAI ने इनिशियली क्या क्रिएट किया SRDH के डेटा को, जिससे कि वो स्टेट को उनके रेजिडेंट्स की इंफॉर्मेशन दे सके, और साथ ही साथ एक सिमिलर आधार डेटाबेस बिना बायोमेट्रिक के भी दिया, जो कि एक सिमिलर डेटाबेस दिया बिना विदाउट बायोमेट्रिक, जो एक मिनट विदाउट बायोमेट्रिक प्राइवेट पार्टीज को, जो कि अभी मेंटेन कर रही थी SRDH, तो एक प्राइवेट पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व थी। अब जब UIDAI ने जो
यूआईडीआई वाज कंस्ट्रेंट थी हो गई थी कि डेटा को कलेक्ट करने के लेके उसमें कास्ट, रिलीजन और बाकी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे आधार के जो, वो भी दे दिया गया, दे दी थी। जबकि यूआईडीआई ने पहले ही कहा था कि इस तरह की मतलब कास्ट हुआ कि मतलब वोटर का कास्ट क्या है, रिलीजन क्या, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी जितनी जो यूआईडीआई को ये मतलब एक निर्देश होता है सरकार की तरफ से कि इस तरह की कास्ट हुआ, किसी का धर्म हुआ और बाकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आधार की नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो चली गई थी। इसीलिए उसने यूआईडीआई ने स्टेट को रिकमेंड किया था कि इस तरह की कलेक्शन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे अगर जरूरत हो एक आधार डेटा कलेक्शन के लिए। और इसको इन्होंने टर्म दिया नो योर रेजिडेंट, यानी कि KYR, और नो योर रेजिडेंट प्लस यानी KYR प्लस, ये इन्होंने दिया, इसको नाम दिया था। अब देखिए तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना आंध्र जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने भी अपना एक स्टेट कंसेशन यानी जो अपना लोग जनगणना कराते हैं स्टेट में, वो भी कराया जहां वोटर के डेटा के लिए, आधार के डेटा के लिए, और जो जितने वोटर उनके 360 डिग्री प्रोफाइलिंग, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, उनके कास्ट के बारे में, उनके धर्म के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में, बाकी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में वो भी कलेक्ट किया गया। ये सारे स्टेट के जो सर्वे हुए थे उसे इन्होंने कहा समग्र कुटुंब सर्वे 2014। देखिए ये सब नाम आप लोग याद रखिएगा, यही सब नाम क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर आप लोग कहते हैं क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं यूपीएससी में। इस तरह पूछ देगा आपसे कि समग्र कुटुंब सर्वे क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि स्टेट कंसेंसस सर्वे है ये एक तरह का, जो कि किस स्टेट ने कराया था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरह के स्टेट ने। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। अब देखिए ये एक स्मार्ट प्लस सर्वे है 2016 में, और एक तो आपका था समग्र कुटुंब सर्वे कराया गया था स्टेट कंसेंसस, दूसरा कराया था स्मार्ट प्लस सर्वे। स्मार्ट प्लस सर्वे कराया था, एक मिनट, स्मार्ट प्लस सर्वे कराया था 2016 में। अब यहाँ SRDA जो था वो एक पार्ट हो गया था स्टेट सर्विलांस आर्किटेक्चर का, जिसमें कि सिविलियन को टारगेट किया गया था, सिविलियन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब देखिए ये जो SRDH एप्लीकेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज करती है इलेक्टोरल रोल को जानने के लिए कि कितने इलेक्शन वोटर्स कितने हैं, कितने एलिजिबल वोटर हैं, जिससे जो कि रिजल्ट हुआ है कि जिसकी वजह से 2018 में एक बड़ी संख्या में जब वोटिंग हुई तो तेलंगाना में वोटर को मतलब एक पार्टी जीतने के लिए डिलीट कर दी डेटा को, इसी डेटा को यूज करते, क्योंकि उसको पता था कि ये तो पार्टी वोट देने वाली नहीं है। तो उतने लोगों को, जिसमें मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड बताया था कि 20 लाख के करीब वोटर्स के डेटा को जो है यहाँ पे डिलीट किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इस तरह बड़े डेटा को डिलीट कर देना, जिससे कि इनको जो है वहां पे जीत हासिल हो सके। तो ये हुआ था। अब देखिए ये सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि ये इंडिया में भी अक्सर होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूपी बिहार में भी काफी केसेस देखने को मिले कि एक जगह से लेके एक जगह से मतलब एक अगर आप वार्ड नंबर 18 में आपका बंदा लड़ रहा है और आपका कोई पड़ोसी है, मान लो वो आपका अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, वो कोई इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो क्या करेगा कि जान जाएगा कि मेरा पड़ोसी तो मेरे को वोट देगा नहीं, तो उसको किसी और वार्ड में फेंक दे, उसको वार्ड नंबर 19 में फेंक देगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो वही चीज तेलंगाना में भी हुआ, इसलिए लिखा है यहाँ पे तेलंगाना नहीं, सिर्फ इंडिया में, तेलंगाना नहीं बट अक्रॉस इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी लिंक किया था जो आधार और वोटर आईडीज को करीब 30 करोड़ पीपल को, जिससे क्या हुआ कि वोटर के डिलीशन, वोटर के कार्ड आईडी को डिलीट किया गया। ये अनस्टार्ड क्वेश्चन था 2673 राज्यसभा में जनवरी 2019 में पूछा गया था। अब इसमें डिस इंफ्राइंजमेंट की बात करते हैं। देखिए इसमें जो रोल था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वेरीफाई करने का वोटर्स को डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके 2015 में उसे रोक दिया गया था। एक आरटीआई रिप्लाई के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसने ये बात बताई है और रिपोर्ट किया गया था 2018 में तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के बाद। और जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम कमीशन किया गया, जैसे जब भी डेटा लेते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर मतलब एल्गोरिदम से उसको रिप्लिकेट किया जाता है, उसके इंटीग्रेट किया जाता है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम कमीशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के पर्पज के लिए, वो पब्लिक के बारे में कोई जानकारी नहीं था। और ये सारी चीजें प्राइवेट आईटी कंपनी जो है कंट्रोल में थी। जब प्राइवेट आईटी कंपनी को हम कोई मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि भाई आप हमारे यहाँ सिटीजन्स का डेटा लीजिए और हमें दीजिएगा, तो पहले तो वो जो भी आईटी कंपनी है, जो भी मान लीजिए प्राइवेट आईटी कंपनी है, वो क्या करेगी, सबसे पहले वो क्या करेगी, वो अपने अंडर में पहले सारे डेटा को अपने अंडर में लेगी, फिर डेटा को वहां से वो गवर्नमेंट को देगी। अब सोचिए इसका मतलब कि अगर ये डेटा लेती है मान के चलिए 30 लाख लोगों का, तो
अभी गवर्नमेंट को कितना डेटा दे रही है, ये हो सकता है 25 लाख की डेटा दे रही हो, और ये बाकी डेटा ये छुपा ले जा रही हो, ये बाकी डेटा किसी प्राइवेट जो मतलब जो लोग वोट लड़ रहे हैं उनको बेच देती हो ये, तो इससे बहुत पैसे बना रहे हैं प्राइवेट आईटी लोग। तो इस तरह के भी एल्गोरिदम ये मतलब कमीशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को जानने के लिए, वो मेंटेन किया गया जाता है, प्राइवेट के आईटी कंपनी के कंट्रोल में था। जबकि जो रोल था ऑटोनॉमी का इलेक्शन कमीशन का, वो खुद ही अभी बहुत ज्यादा संशय में था, और जितने भी सर्विलांस सॉफ्टवेयर थे वो डैमेज कर दिए थे कॉन्सेप्ट को, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा शायद पॉलिटी में, पॉलिटी का बहुत ही मशहूर पार्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि हर वोटर हर एक पर्सन के पास वन पर्सन वन वोट, मतलब हर पर्सन का पास अपना एक खुद का वोट है। तो ये एक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का था, तो ये इसको एक पूरे कॉन्सेप्ट को डैमेज कर दे रहा था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा उस समय वोटर्स के सेपरेशन और उनके डिसएम्प्लॉयमेंट को लेके। अब यहाँ पे एक मॉक इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 2021 में, जो कि कंडक्ट किया गया था तेलंगाना में स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें स्मार्टफोन को यूज किया गया था फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, और वोटर आईडी, आधार नंबर और फोन नंबर को एक ऑथेंटिकेशन के तौर पर यूज किया गया था वोटिंग के लिए। देखिए ये एक मॉक इलेक्शन है। मॉक इलेक्शन का मतलब क्या होता है? मॉक इलेक्शन का मतलब ये होता है कि वो इलेक्शन जो है वो अभी मतलब उससे कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। जिस तरह हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा ये बस एक ऐसे लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो क्या है कि देखने के लिए कि ऑनलाइन इलेक्शन कितना मतलब जो हम ऑनलाइन अगर हम इलेक्शन लें, जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उस तरह से अगर हम ऑनलाइन ही अगर हम इलेक्शन भी कर लें तो क्या उससे मतलब क्या जनता उसके लिए कंपैटिबल है? तो इसी चीज को देखने के लिए मॉक इलेक्शन हुआ अक्टूबर 2021 में। ये तेलंगाना में हुआ स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें स्मार्टफोन को इसमें क्या किया गया था कि स्मार्टफोन को यूज किया गया था। स्मार्टफोन को ये लोग यूज कर रहे थे, जिसमें कैमरा ऑन करके ये फेशियल रिकॉग्निशन करते थे अपना, फिर वोटर आईडी, उसमें आधार नंबर और फोन और बाकी सारे नंबर देते थे वोटिंग के लिए। और ये मेथड को कलेक्टर ने यूज बताया था। कलेक्टर का नाम था खमम, वहां के जो तेलंगाना के थे। और ये मेथड तो अपने आप में ही एक सीक्रेट बैलेट जो होता है, जो पहले बैलेट सिस्टम होता था, उसको खराब कर देता है। देखिए पहले समय में क्या होता है, पहले समय लोग कहते थे कि वो इलेक्शन बूथ कैप्चरिंग होता है, हर जगह पार्टियां जो है बूथ कैप्चर कर लेती हैं जब बैलेट पेपर से होता था ये। अब जो है अब बैलेट पेपर की जगह ले ली है ईवीएम ने, तो अब लोग कहते हैं ईवीएम हैक हुआ। तो ईवीएम हैक हो चाहे ना हो, लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपके सारे डेटा ऑनलाइन इसी तरह से आ रहे हैं, तो सोचिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की चीजें हुई थी तेलंगाना में, तो उसी का व्यू दिया है इन्होंने। अब इससे देखिए डैमेज की अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि जो आधार वोटर आईडी लिंकेजेस था, वो पॉलिटिकल पार्टी जितने थे उनको काफी हेल्प किया, जिससे वोटर्स के प्रोफाइल को देख सकें और जिससे उनके जीतने के चांस बढ़ जाए। वोटिंग प्रोसेस भी थे इसमें, ऑनलाइन ट्रेंड्स जो थे इस तरह के डे ऑफ वोटिंग के, और मतलब ऑनलाइन ट्रेंड्स जो देखते थे ये कि कब कौन वोट दे रहा है, माइक्रो टारगेटिंग वोटर्स को, इसमें डेटा को यूज किया जाता था, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इजी हो जाए कि वो अपने पावर को यूज करके डेटा कलेक्ट कर सकें। इसमें क्या हुआ था, एक चीज और, रूलिंग कोलेशन जो हुआ होता वो हमेशा एडवांटेज होता था डेटा के साथ, जो ये डेटा इनके पास रहता था। और एक एग्जांपल इसका अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर जो थे कुछ सर्टेन स्टेट के, उनसे पूछा गया था कि ये डेटा जो भी उनके वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके डेटा देने के लिए, मतलब एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर जो थे कुछ, यानी सीएम्स जो थे कुछ स्टेट के, उसमें कुछ सर्टेन स्टेट से उनसे पूछा गया था कि उनसे डेटा लिया सके, जो भी उनके वेलफेयर स्कीम हैं उनके डेटा को दिया जाए। अब आप सोचिए कि ये जो डेटा इनको मिला, ये कहाँ यूज होगा 2019 के इलेक्शन में एज ए पॉइंटर के तौर पे यूज हुआ होगा। कि हाउ दिस डेटा वाज यूज्ड इन द 2019 इलेक्शन, यही एक सबसे। आप सोचिए अब ये डेटा जो इनके पास है सीएम्स के पास, अब ये जब 2019 में इलेक्शन हुआ होगा तो ये कहां तक ये मतलब होगा, और आगे भी जब ये इलेक्शन मान ली 2022 में होगा, जैसे 2022 में भी चुनाव भी है, तो इसमें कहां तक ये मतलब चीजें होंगी। तो अब जैसे ये चीज है, तो अब देखिए जिस तरह से आधार को अभी इंडिया में जब पुश किया गया था उस समय, तो मतलब जो ये राइटर उनका मानना है कि ये अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जब से शुरू हुआ है। आधार जो देखा गया, देखिए आधार इट्स अगर खुद में देखा जाए तो उसमें कई फेक और डुप्लीकेट नेम ऑलरेडी हैं, जो कि जिसका वाइडली डॉक्यूमेंट बनता रहता है। और इस लिंक करने आधार को वोटर आईडी के साथ, इससे काफी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है वोटर के डेटाबेस पे, जिसको फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह का प्रोसेस को एक एरर जो बनाता है इलेक्टोरल रूल्स में, और ये इंडिया की जो डेमोक्रेसी उसको काफी ज्यादा
डैमेज करता है। फ्रेंड्स यही चीज थी इसमें। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा ये कहना है कि देखिए आधार को अगर हम कहते हैं कि जैसे इसमें लास्ट लाइन में आपने देखेंगे कि आधार को इसमें किया गया कि एक अनडेमोक्रेटिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसा मैं नहीं मानता। मैं अगर पर्सनल आया तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि ऐसा ये अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और क्योंकि भाई ये भी एक हमारे जहां आखिर एक देश में कितने सिटीजन है उनका भी डेटा होना चाहिए, लेकिन उनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो आप जिस तरह आप इसको यूज करेंगे वो यूज करेंगे तो वरदान बनेगा, नहीं तो यही आपका जो है अभिशाप बन जाएगा। आपका क्या सोचना है इसको लेके कि क्या मतलब क्या आधार मतलब क्या वोटर आईडी को आपके हिसाब से आधार से लिंक करना चाहिए? इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पे आपकी जो भी राय हो आप खुल के यहाँ पे अपना लिखिएगा, जो भी आपके मन में हो। और जैसे और ये भी ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि क्या जो आधार जो है अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया जब से ये आया है, तो क्या अभी ऐसा मानते हैं कि आधार जो है ये अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है या ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप या नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, इसका हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे आपका एक प्रैक्टिस भी होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। फ्रेंड्स अभी चलते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा।